Today we'll start exercise of chapter 5. MCQ number 1. The angular speed in radians per hour for daily rotation of our earth is. हम यहाँ पे जो है फाइंड करना है डेली स्पीड, एंगुलर स्पीड. तो एंगुलर स्पीड ओमेगा है, हमें ओमेगा फाइंड करना है. अच्छा जी, गिवन we know that omega is equal to omega is equal to 2 pi by t. हमारे साथ ये गिवन यहाँ पे क्या है, टाइम कितना है 24 आवर्स. तो हम यहाँ पे इन दिस केस वी हैव टाइम 24 आवर्स. सो equation 1 can be written as omega is equal to 2 pi by t is 24 hours. तो इसका जो पाई का जो यूनिट है वो रेडियन है. तो 2 1 दा 2 12 दा, सो इट इज ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 12 रेडियंस पर हावर इज द आंसर. तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी है. अच्छा जी, तो फर्स्ट में डी. सेकंड नंबर, द लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ए आर अल्फा व्हेन थीटा इज. देखें जी, ये ए इज इक्वल टू आर अल्फा. नंबर 2, ये तो नंबर 1 था. नंबर 2, ए इज इक्वल टू आर अल्फा. याद रखिए कि साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा नहीं है. इसका मतलब ये है कि इसकी जगह 1 है. तो ये 1 तब आएगा जब ये 90 हो. तो यहाँ पे ये थीटा जब 90 हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा साइन ऑफ 90. तो ए इज इक्वल टू साइन ऑफ 91 होता है. तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा हो गया है. तो इट मीन्स ये जो इक्वेशन आपको आया है इस आपको साइन 90 से आया हुआ है. तो इसका आंसर है 90. अच्छा जी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर. ये आपका जो है ना, अब ये पेज नंबर 163 पे आप देख लें. इसकी जो आंसर है वो 2/5 mr² है. पेज नंबर 163 देखें, ये मेरे 163 है. दैट इज, हाँ, ये सॉलिड स्फीयर का यहाँ पे जो है पेज नंबर 163 पे है वो 2/5 mr². तो इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे सी नंबर है, 3 में सी. नंबर 4, a particle is acting upon a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a horizontal plane. It follows, याद रखें, जब कोई फोर्स एक्ट हो कॉन्स्टेंटली, हाँ, और वो परपेंडिकुलर हो तो वो सर्कुलर मोशन है. तो वो आपका यहाँ इसको आंसर जो है आपका सी नंबर, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ. नंबर 5, अच्छा जी, a body in a circular path with constant speed has constant acceleration. नंबर ए, 5 नंबर. 6 नंबर आपका सिलेबस में नहीं है. नंबर 7, which one is constant for satellite. ये भी आपके कोर्स में नहीं है. नंबर 8, if the earth suddenly stops rotating the value of g at equator would be increase. याद रखें, बिकॉज यहाँ पे जब वो रोटेशन स्पिनिंग स्टॉप हो जाती है तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ख़त्म हो जाता है जो अवे फेंकता है किसी बॉडी को. तो इसलिए वहाँ पे ये जो है ना इंक्रीज हो जाता है ग्रेविटी. सो आंसर इज हमारा सी
increases. नंबर 8 में, number 9, if a solid sphere and solid cylinder of same mass and density rotate about their own axis, the moment of inertia will be greater for, ये solid sphere है कि solid cylinder, तो उसको हम थोड़ा यहाँ पे solve करते हैं. For solid cylinder, I हो जो होता है वो आप पेज नंबर 163 पे आप देख लें, वो हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है, हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है फॉर द सिलेंडर. और फॉर द स्फीयर जो होता है वो आपका होता है 2/5 एम आर स्क्वायर. 2/5 एम आर स्क्वायर ये फॉर स्फीयर है, ठीक है ना. तो इसका आंसर आपका जो है 9 का जो है आपका नंबर ए. अच्छा जी, नंबर 10. अच्छा जी, वो आपके कोर्स में नहीं है, स्पेस, वो स्पेस ताल्लुक है, स्पेस स्टेशन वो भी नहीं है. अच्छा जी, नंबर 11, a solid cylinder of mass m and radius r rolls down on incline without slipping. Its moment of inertia about an axis through its center of mass is m r square by 2. At any instant while in motion, its rotational kinetic energy about its center of mass is what fraction of the total energy. यहाँ पे हम पहले काइनेटिक एनर्जी रोटेशन फाइंड करेंगे, फिर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर उसका फ्रैक्शन फाइंड करेंगे. तो फॉर द सिलेंडर हम पे जो हमें पता है कि वो हाफ इसको साफ कर लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन जो होता है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है. ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशन है. वी नो दैट हाफ आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर. So put this value of I here in this equation, we get kinetic energy हाफ, तो ये पहले से है, अब ये हाफ और एम आर स्क्वायर, ठीक, और साथ ये ओमेगा स्क्वायर भी है, साथ ये ओमेगा स्क्वायर भी है. तो ये 1/2 ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वो 1/4 हो जाएगा. ये एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अब ये जो है ना आपका दिस वन, ये जो है एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वाला ये वी स्क्वायर के इक्वल है. ये वी स्क्वायर की इक्वल है. वी नो दैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो इसी जगह हम वी स्क्वायर लिख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू, तो ये आपका 1/4 एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर. अब हमने टोटल एनर्जी फाइंड करना है. काइनेटिक एनर्जी टोटल दैट इज इक्वल टू,
काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अच्छा जी, अब ये जो है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वो क्या है, हाफ mv², और ये क्या है, इट इज सॉरी ये आपका यहाँ पे हमने इसकी जगह हम v² लिख देंगे, तो यहाँ पे ये एक v² बन जाएगा। तो इट इज 1/4 mv²। सो दोनों का एलसीएम ले लें तो इट इज इक्वल टू 2 एलसीएम होगा, तो ये आपका 4 एलसीएम होगा, तो 2 mv² प्लस mv², तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा ये आपका तो 3/4 काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3mv²/4, 3mv²/4। अब ये जो फ्रैक्शन होता है इसको हम लेते हैं रोटेशनल बाय टोटल एनर्जी। जो फ्रैक्शनल जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितनी है आपके साथ, 1/4, दिस वन 1/4 mv², और ये कितनी है 3/4 mv²। तो ये जो होगा ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इट इज़ बल्कि इस तरह करते हैं कि इस 4 और इस 4 को काट लेते हैं, तो वी गेट 1/3। तो फ्रैक्शन इज 1/3। आंसर क्या आपका 1/3। वो कौन सा ऑप्शन है आपके साथ, इसमें तो ये ऑप्शन है ही नहीं, इसको आप चेक कर लें, इसमें तो ये ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा। नेक्स्ट जो है आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, इसको साफ कहते हैं। अच्छा जी, Why is the flywheel of an engine made heavy in the rim? वो कहते हैं कि इंजन में वो रिम को क्यों हैवी बनाया जाता है, वो इसलिए जब उसका मास ज़्यादा होगा तो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²।
तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगी। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जो वो उसकी जो ट्रैवलिंग होगी वो स्मूथ हो जाएगी। अगर वो लाइटर होगी तो उसमें ऑक्सीडेशन ज़्यादा होने का चांस है, और जितना हेवियर होगा तो वो यूनिफॉर्म स्मूथ ट्रैवल करेगी। सो उसको यूनिफॉर्म या स्मूथ ट्रैवल करने के लिए उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए उसका मास ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो हेवी बन जाते हैं। नंबर सेकंड, वाई इज राइफल बैरल राइफल्ड? अब वो कह रहे हैं कि जो राइफ़ल होता है बंदूक वगैरह, उसकी जो यहाँ पे ये नली होती है उसको क्या कहते हैं तो उसको क्यों बैरल किया जाता है? मतलब ये है कि उसमें इसमें इस तरह होते हैं ना, ये एक इस तरह उसकी लेंथ होती है इसमें जो है यहाँ पे इस तरह कोई ग्रूव सा बनाते हैं जिससे वो जो आप बुलेट होता है, तो जो बुलेट होता है तो वो स्ट्रेट भी जाएगा और साथ वो रोटेट भी होता जाता है। तो उसके साथ उसका फ़ायदा क्या है कि उसकी जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी उसके साथ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसकी जो है टोटल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। नंबर थर्ड, is it possible for a person to distinguish between a raw egg and hard boiled one by spinning each on the table? Explain. Yes. वो कहते हैं कि स्पिनिंग से हम जो है किसी एग को अगर स्पिन करते हैं से आप रॉ या बॉइल्ड एग को पहचान सकते हैं। हाँ, रॉ एग जो होता है उसको जब स्पिन करते हैं तो उसका मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो तितर बितर हो जाता है, स्प्रेड अप हो जाता है, जिसका वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है। तो वो और जबकि बॉइल्ड आएगा, हाँ, उसमें सारा जो मास है वो यूनिफॉर्म्ड है, वो एक जगह पे खड़ी होती है, ठीक है ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। तो जो रॉ एग होगा वो अगर उसको स्पिन करें और जो बॉइल्ड है वो, तो बॉइल्ड एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ज़्यादा फास्ट स्पिन करेगा, और जो रॉ होगा उसको मोमेंट ऑफ इनर्जी ज़्यादा है तो वो कम स्लो स्पिन करेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये रॉ एग है, ये बॉइल्ड एग है। नंबर 4, why is the accelerator of a body moving uniformly in a circle directed towards center? जब भी कोई सर्कुलर मोशन होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है। नंबर 5, a ball is just supported by a string without breaking. If it swing, it's break. Why? अगर आप किसी बॉल को इस तरह सस्पेंड करें किसी वायर से तो वो टूटता नहीं है, जब उसको आप स्विंग करते हैं तो टूट जाता है। क्यों? बिकॉज जब उसको स्विंग करते हैं तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाती है, तो वेट उसका अवे मूव होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे टुवर्ड सेंटर होती है, जो वो जो उस वायर या थ्रेड की जो इलास्टिक लिमिट्स को क्रॉस करती है तो वो ब्रेकअप हो जाता है। तो दैट इज़ वाई इट्स ब्रेक्स। नंबर 6, an insect is sitting close to the axis of a wheel. If the friction between the insect and the wheel is very small, describe the motion of the insect. अब यहाँ पे ये जो है, जब कोई इंसेक्ट किसी व्हील पे बैठा होता है, अब जो ही वो व्हील रोटेट होगी तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा उसको अवे फेंकेगी, और जो इंसेक्ट होती है वो अपने आप को वहाँ पर अट्रैक्ट करेगी ताकि वो ना गिरे, लेकिन उसकी जो वहाँ पे उसको जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कम होती है, तो इसलिए वो जो है वो इंसेक्ट जो है वो व्हील से अवे गिर जाता है। नंबर 7, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये जो है आपका explain the significance
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। देखें जी, जब भी हम किसी बॉडी को रोटेट करते हैं तो जो टॉर्क होती है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। जब टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क होता है। अगर कम टॉर्क होगा तो कम एंगुलर एक्सेलरेशन, ज़्यादा टॉर्क करेगा ज़्यादा एक्सेलरेशन। तो ये टॉर्क जो होता है वो आपका होता है टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से प्रेजेंट करते हैं। अब जब इम्प्रोपोर्शनलिटी आप रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आता है। जब प्रोपोर्शनलिटी आप रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आता है। अब ये यहाँ पे डिवाइड कर दें तो टॉर्क बाय अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। किसी बॉडी को आप जब रोटेट करते हैं तो उसकी जो एक चीज़ कांस्टेंट होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो रेशियो जो है टॉर्क बाय अल्फा, तो रेशियो टॉर्क एंड अल्फा विल गिव यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको मालूम ना भी हो तो आप इसकी रेशियो से वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 9, वाई डज द कोस्टिंग rotating system slow down as water drops into the beaker। जब वहाँ पे पानी गिरता है किसी कोस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम में तो उसका मास ज़्यादा हो जाता है। जब मास ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगी तो वो स्लो डाउन हो जाएगी। हमें पता है कि जिस चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है तो वो रोटेट उसकी रोटेशन कम होती है तो वो स्लो डाउन हो जाएगा। नंबर 10, A body will be weightless when the elevator falls down just like a free fall file। इसको मैंने बाकायदा प्रूफ किया था, वो वहाँ पे देख लें। नंबर 11 जो आपका लास्ट वन है, When a tractor moves with uniform velocity, its heavier wheels rotate slowly than its lighter wheel। Why explain? वो इसलिए देखें जी, जो heavier wheel होती हैं, heavier wheel उसका सर्कमफेरेंस बड़ा होता है और जो lighter wheels हैं वो उसका रेडियस कम होता है। इसमें बड़े ये बड़ा टायर हेवियर, ये है आपके छोटे टायर्स हैं ट्रैक्टर के। अब इसका सर्कमफेरेंस बड़ा है, इसका सर्कमफेरेंस छोटा है। और जब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो वो जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक सपोज आती है, वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, ये डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो ये डिस्टेंस जो है ये उस डिस्टेंस को ज़्यादा रोटेशन से कवर करेगा और इसका सर्कमफेरेंस बड़ा है तो वो कम रोटेशन से वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसलिए आपको ये फास्ट नज़र आता है, ये आपका स्लो नज़र आता है। दैट्स इट।